हेलो बच्चों, वेलकम अगेन इन द लास्ट सीरीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पार्ट 8। इसमें हमने आपसे वादा किया था कि हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कंक्लूड करेंगे और शायद ये पिछले साल की बात है। हाँ, 2-3 दिन पहले की, मुझे समय नहीं मिल पाया। तो आज हम उन फॉर्म्स पर बात करेंगे जिन पर आपने पहले से पढ़ रखा है, बोर्ड लेवल में भी पढ़ाई जाती हैं और कंपटीशन में तो ऑब्वियसली पढ़ाई जाती हैं। उन फॉर्म्स के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और कुछ स्पेशल फॉर्म्स के ऊपर भी हम बात करेंगे जिन पर क्वेश्चंस आए हैं, और हम ये कोशिश करेंगे कि अगर उसमें आपके पास कुछ स्पेशल मैं आपको एजुकेट कर पाऊं। लेकिन जिन लोगों को पहले से ये फॉर्म पता है वो शायद वीडियो आगे बढ़ा सकते हैं, और लेकिन जिनको नहीं पता है वो पहले इस फॉर्म के ऊपर एक डिस्कशन देख लें। कम से कम एक थियोरेटिकल डिस्कशन जरूरी है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क्या है आपके सामने? जब इस तरह के आपके पास फॉर्म आती है तो आपको बताया जाता है, लेट अस सपोज न्यूमरेटर इज लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ऐसा हम लोग क्यों कहते हैं, उसका बेसिक लॉजिक आप देख लीजिएगा। हम कॉस और साइन के फंक्शन को जानते हैं, कॉस और साइन में एक्सप्रेस करने के लिए काफी है, लेकिन उनके डेरिवेटिव को भी हम जानते हैं कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो वो भी हमको क्या मिलेगा, कॉस और साइन का ही फंक्शन मिलेगा। पोलर फॉर्म में आपके पास इसको बहुत पढ़ाया जाता है। अब डिनोमिनेटर को अगर आपने यहां पे लिखा है सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स, और इधर आपने इसका डेरिवेटिव लिखा है, तो आप देखिए इसका लॉजिक इस फैक्ट के साथ आपका कंप्लीट होता है। ये कॉस और साइन का ही फंक्शन आ गया। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको यहां पर क्या दिखाई पड़ रहा है कि न्यूमरेटर में जो कॉस का कोफिशिएंट है वो ए है, और इधर कॉस का कोफिशिएंट लैम्डा सी प्लस म्यू डी है। एक इक्वेशन आपकी बन गई। एंड कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स यहां पर बी है, और यहां कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स लैम्डा डी माइनस म्यू सी है। अब ये दो इक्वेशन, दो अननोन बन जाते हैं। इसको सॉल्व करने में कि आपके पास ये लैम्डा कैसे सॉल्व होगा, इसकी कोशिश की जाती है। अगर ये लैम्डा आपका सॉल्व हो जाएगा तो यहां पर लैम्डा की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, म्यू की वैल्यू लिख लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि आपके पास लैम्डा और म्यू यहां पर आपके पास क्या निकल के आते हैं। अगर आपके पास दो अननोन है तो दो इक्वेशन आपको यहां सॉल्व करने को मिलती है। तो आप लोग 2 मिनट का टाइम लेकर के इसको सॉल्व कर लीजिए। मैं वीडियो थोड़ी देर के लिए रोक ले रहा हूं। आ जाइए, वापस आ जाइए। आपके पास लैम्डा और म्यू मुझे लगता है सबने सॉल्व कर लिया होगा, ये और ये आपके सामने आ गया होगा। मैं हर बच्चे को ये बोलता हूं कि अगर पैटर्न कहीं बन रहा है तो आप उसको ध्यान दे लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने पैटर्न को यहां पर ध्यान दे लिया होगा। कोई जरूरत नहीं याद रखने की, याद रहेगा भी नहीं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं, लेकिन पैटर्न देख लिया तो आप यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं इस फॉर्म के ऊपर, अगर मैं क्वेश्चन इस साल के मेन में देखना चाहूं तो डायरेक्ट नहीं दिया है। अब है तो बोर्ड लेवल की सिंपल सी फॉर्म, आराम से हो जाएगी। इसमें आपके पास जब इंटीग्रल आपका किया जाता है तो ये डिनोमिनेटर से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो मेरे पास ये कैंसिल हो जाता है और ये एफ डैश अपॉन एफ की फॉर्म आ जाती है। तो ये इंटीग्रल हमेशा इसमें आंसर आपको देता है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका आता है। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट कैपिटल सी, ये हमेशा आता है। तो अब बच्चों ये बात तो आपके पास वो भी जानते हैं कि ये फॉर्म आपने पढ़ी है, और वो ये चेक करना चाहते हैं कि आप इसको कैसे यूज करेंगे। और मैथमेटिकल ट्विस्ट तो हमेशा ही कंपटीशन की यूएसपी रही है, वरना कंपटीशन हो ही ना। तो अब यहां पर हम एक काम कर रहे हैं कि ये आप लोगों ने पैटर्न देख लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं और आपके सामने मैं इस फॉर्म को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे रहा हूं। अब कंपटीशन में ये आपके पास पूछी कैसे कैसे जा सकती है।
अगर यहां से मैं cos से डिवाइड कर दूं a प्लस बी टेन एक्स अपॉन c प्लस डी टेन एक्स, अब इसको देख करके अगर आपके हाथ पांव फूल गए तो समझदारी तो नहीं है। आप कहें ये तो सर फॉर्म पढ़ाई नहीं थी, अरे ये पढ़ाई थी ना। ये आपके पास इस तरह का ट्विस्ट भी ले सकता है कि आपको साइन से डिवाइड कर दिया जाए, ये cot x प्लस बी हो जाए और आपको इस तरह से इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाए। ये दोनों ही तरीके पॉसिबल हैं, लेकिन कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा ये आप नहीं कह सकते। केवल आप ये ध्यान रखिए कि ए और बी, सी और डी, सारा खेल इन्हीं का है। इसका इंटीग्रल हमेशा आपके पास लैम्डा टाइम्स एक्स ये आना ही आना है और म्यू टाइम्स लॉग ऑफ जो डिनोमिनेटर में आपका कॉस और साइन का फंक्शन बनेगा, यही आपके आंसर में आना है और कुछ नहीं। तो प्लीज इसको नोट कर लें कि कभी भी कोई फॉर्म आपके सामने आती है तो इस तरह से आपके पास आएगा। इसका भी आंसर अगर आपके पास कोई आएगा तो केवल यही आंसर आएगा, लैम्डा एक्स प्लस म्यू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स, आना यही है, प्लस सी, कुछ और नहीं आएगा। लेकिन जब बार बार यही आएगा तो ऑब्जेक्टिव में खास तौर पर कंपटीशन के लिए आपके पास ये एक अप्रोचेबल क्वेश्चन हो सकता है उन बच्चों के लिए जिनका वो टाइम कैसे आप मैनेज कर पाते हैं उसको चेक करना हो। तो अब यहां पर मैं आपके सामने मेन में आया हुआ इसी साल का एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, बस एक सेकेंड। आइए देखिए, मेन 2024 का ये एक क्वेश्चन आपको ये गिवन है, ये इस फॉर्म में है। आपने अगर उसको पढ़ा, आपको फॉर्म याद आई तो आपने उसको कंपेयर कर लिया और जो वैल्यू आपको पूछी गई है उसको आपने निकाल दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो फॉर्म पढ़ी थी उसको अगर गौर किया होगा तो आप इसको 5 सेकंड 10 सेकंड में निकाल देंगे। और अगर नहीं तो देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मुझे क्या मालूम है, मुझे मालूम है ये कॉस का कोफिशिएंट आएगा, ये रहा गामा 3, ये आपका साइन एक्स का डिनोमिनेटर से ही लेंगे, ये आ गया वो। अब रह गया अल्फा। अल्फा अगर हमको निकालना है तो हमको ध्यान होगा कि आपके पास 2 इंटू 3, ये आपके पास ये पूरा मिला करके 2 इंटू 3 6 माइनस 1 अपॉन 9 प्लस 1 5/10 यानी हाफ। इससे दिख रहा है अल्फा 1 आ गया, मेरा आंसर आ गया 4। नहीं समझ में आया? अगर आपको समझना है तो पीछे जाकर कनेक्ट करिए और मैं आपको कहूंगा कि अपनी प्रैक्टिस इस तरह से करिए, जो रटी रटाई फॉर्म्स हैं उनमें आपका कंपटीशन टाइम का है और जो नई फॉर्म्स होंगी उसमें आईक्यू का है। तो दोनों चीजें ही जरूरी हैं इंजीनियरिंग के कंपटीशन में। तो फिलहाल इसको नोट कर लें और अगर जिनको नहीं समझ में आया होगा मैं उनको पूरा करके दिखा दे रहा हूं। ये मैं एक स्टूडेंट को मेथड सजेस्ट करूंगा, लेकिन एक टीचर की तरह से मैं इसको कर रहा हूं। तो ये आपके पास आ जाता है 2 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 3 cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स। लेट न्यूमरेटर इज लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर plus mu times its derivative. Now compare coefficient of cos x and sin x. We get 2 is 3 lambda plus mu and minus 1 is lambda minus 3 mu. Now we have to solve lambda, स्पेशली मतलब हमको अल्फा सॉल्व करना है। अच्छा, हमने यहां पर अल्फा बाई 2 ही लैम्डा लिया हुआ है, तो लैम्डा इज अल्फा बाई 2 इन द क्वेश्चन। हमको ये नहीं सॉल्व करना है, ये तो हमको मालूम है कि आपका डिनोमिनेटर में आता ही है। वो क्या आता है आपका
3 और ये 1, ये तो आएगा ही। बस यही सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें? म्यू हटाने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो ये 6 माइनस 1 और ये 9 प्लस 1। आपके पास अब तो समझ में आ गया होगा कि आपका लैम्डा हाफ आया है तो अल्फा 1 आ गया है, तो अब कम से कम आपको दिखने लगा होगा। और अगर आपको भी लगता है अभी मैंने शॉर्ट किया है, तो ये फिर आपको रिपीट करके देखना पड़ेगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। ये तो आपका आना ही आना है, ये आंसर तो 100% आना है। ये आपके पास ये पहले ही लिख दिया जाता है, दिमाग में आपके होना चाहिए। दिस इज लैम्डा टाइम्स एक्स प्लस म्यू टाइम्स लॉग ऑफ डिनोमिनेटर 3 cos x प्लस साइन एक्स। तो यहां कोई इफ बट नहीं है, ये तो आएगा ही आएगा। और क्योंकि यहां लैम्डा अल्फा बाई 2 दिया है, तो यहां से आप कंपेयर कर लेंगे। मैं रोकता हूं आपको, अगर इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी देखना हो, अगर बात आपको कमेंट में कुछ अपनी कहनी हो तो आप कह सकते हैं। 10 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। इसको आप लोग इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको मैं दे सकता हूं, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए ये देखिए जेईई एडवांस का एक पुराना क्वेश्चन, अजीब सा है, एकदम अटपटा। ये जेईई का एक पुराना क्वेश्चन है जिसको आज आप जेईई एडवांस्ड बोलते हो, ये उसका क्वेश्चन है। मैं ईयर वगैरह और उसके फिगर के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूं। पहली बार जब मैंने ये क्वेश्चन देखा था तो मैं सोच नहीं पाया था कि इसको कैसे करा जाए। जितने नॉर्मल मेथड थे सब फेल थे, और ये इस तरह के क्वेश्चन को मेन में जरूर देंगे। ये क्वेश्चन आप होपफुली नोट कर लीजिए, शायद आपकी ही शिफ्ट में आ जाए। और इसमें जो चीज मैं आपसे बात करने वाला हूं, जो मेरा मेथड है, इससे भी बेटर मेथड हो सकते होंगे, लेकिन ये एकदम किसी भी फॉर्म से अलग हटा हुआ क्वेश्चन है। अब यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पर आपके पास ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है और ये साइन एक्स है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी मेरे लिए बहुत खतरनाक दिख रहा है, लेकिन मैं सब्स्टिट्यूशन चाह रहा था। और स्क्वायर रूट से हमेशा आपको मुक्त होने को कहा जाता है, इरेशनलिटी को आपसे कहा जाता है पहले खत्म कर लो। अब मैं अगर ये साइन एक्स अगर इसके अंदर एंट्री करवा दूं तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब 2 सेकंड आप सोचिए, क्या इस तरह की चीज, अब एकदम सिंपल हो चुका है क्वेश्चन, इस तरह की चीज आप कुछ भी ऐसा स्टार्ट लेना चाहो तो ले सकते हो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? कॉट का डेरिवेटिव बाहर है नहीं, कॉम्बिनेशन और ले नहीं सकते। कॉसेक एक्स को अगर हम ले भी लेते हैं, अगर उधर कॉसेक एक्स कॉट एक्स है तो कॉट एक्स का मुझे स्क्वायर चाहिए, तो हम इसमें और क्या चीज कर सकते हैं? तब मेरे दिमाग में सबसे पहले जो चीज आई कि चलो एक ऐसे खुराफात करते हैं कि हम कॉट एक्स को ही सेक थीटा पुट कर दें, क्योंकि जब भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म आता है तो यही सजेस्ट किया जाता है कि सेक स्क्वायर थीटा आप पुट करें। तो यहां एक्स की जगह कॉट एक्स ने लिया हुआ है, तो मैं उसी फॉर्म को देखने में जो अटपटी चीज लग रही है, अगर देखें तो इन्होंने इसी फॉर्म को शायद यहां हमको सजेस्ट किया हुआ है। तो आप इसको पुट करिए और मैं वीडियो रोक दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, आप लोग अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ये एक हिंट की तरह काम करेगा। चलिए, अच्छा, अब आपने अगर ये पुट करा होगा तो सबसे पहला स्टेप आपका ये रहेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉसेक माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये हो गया सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, है ना। अब आपके पास कॉट एक्स को यहां पर आपने जब ये पुट करा तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अच्छा लग रहा है? और ये जब इधर डिनोमिनेटर में जाएगा तो dx की वैल्यू आपके पास हो जाएगी
माइनस सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर यानी 1 प्लस सेक स्क्वायर। अब हम स्क्वायर रूट से इर्रेशनलिटी से तो मुक्त हो गए, लेकिन एक ट्रिग्नोमेट्री में बड़ा क्वेश्चन आ चुका है। ये बन चुका है टैन, ये माइनस सेक टैन स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास आ गया है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बोलिए। अब अगर हम थोड़ी सी यहां पर जगह लें तो हमको उधर मिटाना पड़ेगा, और आप एक काम कर लीजिए, आप तब तक सोचिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। एक अजीब सा अटपटा सा क्वेश्चन जिसको आजकल मेन में भी आदत लगी हुई है। मुझे कुछ ना समझ में आए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉस और साइन में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए कॉस और साइन में चेंज कर देते हैं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये आपके पास साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है, ये इसको कट कर देगा, है ना। और यहां पर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ये 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे ठीक है, अब तो बड़ा मजेदार लग रहा होगा। अब लग रहा होगा कि अगर कॉस थीटा का मैं यहां पर डेरिवेटिव देखूं तो साइन है, शायद उसको फिर से टी पुट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है ना। एक साइन थीटा बचेगा, इर्रेशनलिटी वापस आ जाएगी, आप फिर से परेशान हो जाओगे। अब बड़ा सूझबूझ के साथ चलने वाला है। अच्छा, तो एक काम ऐसा करते हैं कि ऊपर नीचे हम कॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और क्या अब हम साइन थीटा को टी पुट कर दें? बोलिए, सही तो लग रहा है। अगर साइन थीटा को टी पुट किया जाए तो ये आपका dt बन जाएगा, और बाकी सब आपके पास एक पुराने एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी, ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, तो आपका ये हो जाएगा 2 माइनस टी स्क्वायर। अब बोलिए, ये आपकी जानी पहचानी फॉर्म आ गई। अगर फर्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन ये देख रहा है तो वो ये उम्मीद नहीं कर सकता होगा कि आपके पास एक सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आपका बनने वाला है कि 1 माइनस टी स्क्वायर, या फिर टी स्क्वायर माइनस 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे कोई फर्क साइन पे नहीं पड़ेगा। टी स्क्वायर माइनस 1 और ये टी स्क्वायर माइनस 2, और इनका मुझे कॉम्बिनेशन ऐसे लेना है यहां माइनस टी स्क्वायर आपके पास आ जाए। तो आपके पास क्या चीजें यहां पर ले सकते हैं, माइनस टी स्क्वायर आ जाए। आप यहां पर अगर पार्शियल फ्रैक्शन में अगर आपके पास ध्यान हो तो हम यहां पर 1/2 ये इसको ले जा सकते हैं आपके पास टी स्क्वायर माइनस 1, और यहां पर -1 प्लस 2, और ये आपके पास इधर चला जाएगा टी स्क्वायर, यहां पर आपके माइनस टी स्क्वायर आ गया, ये आपके पास टी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -2 टी स्क्वायर, है ना। और ये आपके पास, क्योंकि हमको माइनस टी स्क्वायर चाहिए, हम यहां 2 कर सकते हैं। अब ये होगा माइनस टी स्क्वायर प्लस 2, और ये 2t स्क्वायर माइनस 2, है ना। देखिए कैंसिल हो गया, मतलब आपके पास माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 और ये 2t स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, मेरे को लग रहा है साइन यहां पर थोड़ा अपोजिट कर रहा है, यहां प्लस करना पड़ेगा,
यहां माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे पास पार्शियल फ्रैक्शन से ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। इसको एलसीएम लेंगे तो टी स्क्वायर माइनस टू टी स्क्वायर प्लस 2, तो ये माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या बचा। सीधे आपका लॉग का फार्मूला लगेगा और ये इंटीग्रेट हो जाएगा। अब आपके पास अगर ये फार्मूला आपको याद हो तो आपका काम हो चुका है। 1/2 लॉग टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 और -2, यहां पर आपके पास 1/2√2 आता था, 2a यहां पर आता था, तो 2a आपके पास आ जाएगा और ये t माइनस √2 अपॉन टी प्लस √2 प्लस c। अब इस क्वेश्चन में अब ज्यादा इसमें बहस की गुंजाइश बची नहीं है। t की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो साइन थीटा और एक छोटा सा ट्रायंगल बना लीजिए। आपने क्या पुट करा था, कॉट एक्स को सेक थीटा पुट करा था, है ना। तो सेक थीटा क्या था, सेक थीटा आपके पास था कॉट एक्स, है ना। सेक थीटा था आपका कॉट एक्स अपॉन बेस, ये सेक थीटा था। ये आपके पास क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये आपके पास जो t की वैल्यू साइन थीटा रखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू ये अपॉन ये आ जाएगी, यहां पर आप रख सकते हैं। इस तरह ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन भी आपके पास ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि आपको इंटीग्रेशन पूरा दे दिया जाए और उसमें fx यहां पर जो आ रहा होगा उससे आपसे कुछ वैल्यूज करके पूछ ली जाए कि f0 क्या होगा, f1 क्या होगा, f(π/4) क्या होगा, f(π/3) क्या होगा, वो आपसे पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को यहीं पर मैं रोकता हूं, फिर आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के बढ़ता हूं। आइए आपके पास फिर से एक फॉर्म के साथ डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। ये फॉर्म आप देख रहे हो, इस फॉर्म में नॉर्मली तो बोर्ड लेवल में नहीं पढ़ाया जाता, कंपटीशन में हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मेन में इतना ज्यादा ये आएगा ये हम लोगों ने नहीं सोचा था। मैंने गौर किया तो हर साल लगभग हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन एक ना एक इसके ऊपर आया हुआ है। अब ये आपके पास जो फॉर्म होती है इसमें बेसिकली m+n को आपको 2 दिया होता है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी इवन इंटीजर अगर आता है तो ये आपके पास जो इसमें बता रहे हैं सब्स्टिट्यूशन वो काम करेगा। अब वो लेंदी कितना होगा, कितना छोटा होगा, बात अलग है, पर 2 में तो ये आपके पास बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसमें आपको जो चीज सोचने के लिए कहते हैं, मैं वो आइडिया आपसे कहता हूं, वो समझ लीजिए। अगर आपने आइडिया समझ लिया तो आप कर लेंगे। इसमें होता यह है कि अगर मैं यहां पर किसी भी लीनियर को, अब मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं कि नहीं, मैं यहां पर आपके पास कुछ कंपोजिशन ढूंढ रहा हूं, तो यहां पर 2 हो जाएगा। और अगर सपोज कर लो मैं इधर x+b अपॉन x+a करूं, यहां पावर n करूं, तो इधर आपके पास 2 हो जाएगा क्योंकि m+n हमको 2 दिया हुआ है। ये लीनियर अपॉन लीनियर में आपने कभी भी डिफरेंशिएट किया होगा तो आपने शायद ध्यान दिया हो या ना दिया हो कि ये हमेशा स्क्वायर में आपको मिलता है, सिंस डेरिवेटिव ऑफ x+a अपॉन x+b। देखिए x+b होल स्क्वायर और ये आपके पास b माइनस a हमेशा ही आएगा। यहां पर आप ले लेंगे तो यहां पर आपके पास a माइनस b आ जाएगा, लेकिन x+a का स्क्वायर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो t यानी सब्स्टिट्यूशन के लिए ये सबसे सुटेबल है कि आप लीनियर अपॉन लीनियर को t पुट कर दीजिए और यहां पर जो आपके पास इंटीग्रल आ रहा है इस इंटीग्रल को सॉल्व कर दीजिए। आपको केवल ये करना है कि ये आपके पास जो चीज दी हुई है ये आपको बैलेंस कर देनी है ऊपर v माइनस a के साथ, ये बैलेंस कर दीजिए और इसको dt करने के बाद ये t की पावर m, बड़ा सिंपल सा आपका पावर फॉर्मूले का क्वेश्चन बन जाता है। कुछ बच्चे इसको याद करना पसंद करते हैं, मुझे उन याद करने पर ऐतराज नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि याद रह पाएगा। तो मेरा सजेशन यही है कि याद मत रखिए,
आपको इतनी सारी चीजें याद करनी ही पड़ती हैं, तो वही चीज याद करिए जो प्रैक्टिकली आपके लिए पॉसिबल हो। लेकिन पूरी वर्किंग आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। अगर वीडियो रोक के देखना चाहें रोक के देख लें, लेकिन ये आपके पास रिजल्ट आता ही आता है। किसी एक फॉर्म को आप नोट करके, अगर कोई याद करने वाला है तो किसी एक को नोट कर ले, दोनों नहीं नोट करे, फिर वो जो भी करेगा हर बार सही होगा। ए और बी का क्या मतलब है? ए और बी चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि जो डिनोमिनेटर में है, अगर वो बी आपने ले लिया तो बी माइनस ए आएगा, अगर ए ले लिया तो ए माइनस बी आएगा। ये आपके पास आता है। तो इसका हमेशा ही आपके पास इस फॉर्म में जो आंसर आता है, अगर आपके पास ये 2 आ रहा है नीचे लीनियर में इनका सम, तो ये चाहे कोई भी फ्रैक्शन हो, इनका आंसर हमेशा ही आपके पास जो 1/b माइनस ए और 1 माइनस एम और ये t यानी कि x/a और x/b, ये 1 माइनस एम आता ही है। अगर लगता है आपको कि नहीं याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप ये कर सकते हो, इसको आप नोट कर सकते हो। अगर अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर आऊं तो आप लोग 2 सेकंड रोकता हूं क्वेश्चन लिखने के लिए। आइए देखिए, मैंने मेन से 2 क्वेश्चन ये उठाए हुए हैं, इनमें से एक मैं करूंगा, एक आप कर लीजिएगा, और चाहे तो आप दोनों कर सकते हैं। फॉर्म आपने समझ ली है। मुझे उन बच्चों को दिखाना है जो प्रैक्टिकली इसको देखना चाहते हैं और इसको याद नहीं करना चाहते। तो हम एक लॉजिक जान चुके हैं कि हम कोई भी लीनियर अपॉन लीनियर ले लेंगे तो काम हमारा बन जाएगा, तो हमने ये ले लिया। अगर आपको ये ना पसंद हो तो आप दूसरा ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप यहां देख रहे हैं दोनों का सम कितना है, 2 है। अरे 8/7, 6/7, 14/7 यानी कि 2, तो ये आपके पास x-3 होल स्क्वायर आ रहा है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको पता है इसको t पुट करना है, ये t आपने पुट कर दिया। -5 ऊपर आपको बैलेंस करना था, तो वो बैलेंस करेंगे तो ये dt बन जाएगा, t की पावर 8/7। याद करने की कोई बात नहीं है, लेकिन इंटीग्रल जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर तो वही आना है जो हमने कंक्लूजन में लिखा है। ये रटा रटाया फॉर्मेट है। अगर देखा जाए तो इसको पढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। -1/7 -1/7, और ये आपके पास आ जाता है आपका आंसर 7/5, और ये t की पावर -1/7 यानी x + 2, और ये x-3 टू द पावर -1/7। अब जैसे ही आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको आंसर दिख जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप लोग इस तरह से कर लीजिए, और 2-3 ऐसे भी क्वेश्चन आप अलग अलग बना करके कर सकते हैं। अगर आप मेन में ढूंढेंगे तो आपको शायद टाइम की बचत होगी, लेकिन ये कोई उटपटांग क्वेश्चन नहीं है, ये लीनियर अपॉन लीनियर। और इस फॉर्मेट पर आपके पास साइन और कॉस में भी फॉर्म बताई जाती है, जिसमें उनकी पावर का सम, अगर वो डिनोमिनेटर में 2 आते हैं तो 10x को आपको t पुट करने को कहा जाता है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मैं आपका यहां पर लिख देता हूं कि अगर मैं dx sin टू द पावर mx और cos टू द पावर nx वेयर m + n is 2, तो ये आपके पास ठीक इसी लॉजिक से आपको 10x को t पुट करने को सजेस्ट किया जाता है। तो इसमें भी इरेशनल आपके पास एक्सप्रेशन होते हैं, ये 2/3 4/3 इस टाइप से हो सकता है। साइन की जो न्यूमरेटर में फॉर्म होती है वो इंटीजर में, नेचुरल नंबर में आपको बताई जाती है। उसमें ऑड इंटीजर का लॉजिक होता है और आपको पुट करना होता है उसी के अकॉर्डिंग। चर्चा करने को हम बहुत सारी फॉर्म्स पे कर सकते हैं, लेकिन उसमें घंटों चले जाएंगे। इतना आपके पास न समय है और ना ही आपके लिए अच्छा है। हाँ, आप पढ़ाई ढंग से करिए, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन
अगर कुछ मैं स्पेशल फॉर्म आपको गाइड कर रहा हूं तो केवल इसीलिए कि इस तरह के फॉर्म्स पर नॉर्मली बात नहीं होती, कई बार अटपटा सा लगता है और आप एक वीडियो देख करके इसको याद रख सकते हो। शायद मेरे बोलने या करने से किसी भी आपके पास 2 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फायदा हो जाए तो अच्छा रहेगा। अब मैं आपके पास आता हूं रिडक्शन फार्मूले पर, जो बहुत ज्यादा मेन में इस तरह के क्वेश्चंस हमको दिखाई दे रहे हैं और एडवांस में तो पहले भी आते रहे और ये रेयर टाइप के क्वेश्चंस होते थे जिसमें रिडक्शन फार्मूला हम लोग यूज करते थे। मैं आपके पास कुछ स्पेशल रिडक्शन फार्मूले की बात अगर करूंगा तो कर लूंगा, लेकिन पहले एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही मशहूर जो रिडक्शन फार्मूला है वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो रोक देता हूं, मिटते मिटाते ये सब मत देखिए। आइए, cos टू द पावर nx सबसे सुपर हिट आपके पास रिडक्शन फार्मूला। अगर वैसे मैं आपसे मिसलिनियस में बात करूंगा, वीडियो थोड़ा आधे घंटे का पहुंच गया है, मैं इससे ज्यादा नहीं बनाना चाह रहा था, तो मैं इसको लास्ट ही रखता हूं और इसको कंक्लूड मैं कर देता हूं। अगर आपको लगता है कि किसी फॉर्म पर आपको बहुत चर्चा करने की जरूरत है, कुछ जगहों पर आपको बहुत लेंदी लगता है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप मुझे सीरीज भी भेज सकते हैं, तो ये केवल आपके लिए होगा। अगर आपको लगता है तो कि आप यहां ज्यादा फंसते हो, तो मैं उन जगहों से आपको निकलने का आइडिया बता सकता हूं। तो ये रिडक्शन फार्मूला असल में बनता ऐसे है कि आपके पास इसकी जो पावर है उसको रिड्यूस करके आपको दिखाया जाता है और रिड्यूस करके आपके पास एक पैरेलल में इंटीग्रेशन सामने रख दिया जाता है, दोनों को रिलेट कर देते हैं और आप उस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते चले जाते हो, काम आपका हो जाता है। ये फर्स्ट ये सेकंड लेकर के हम शुरू कर रहे हैं और ये सब बच्चों को पता है कि ये sin x होता है। आपको पता है इसका डेरिवेटिव लेंगे n-1 cos n-2x, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x और इसका एंटी डेरिवेटिव sin x, और इस तरह से आपके पास सेकंड पार्ट जो होता है वो इतना बड़ा आपको दिख रहा है। अगर हमने इसको in बोला है तो हमारा in cos टू द पावर n-1x इंटू sin x माइनस माइनस प्लस n-1 है ना, और ये साइन स्क्वायर का मतलब समझ लीजिए वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। मैं आपको इस तरह से सीक्वेंस की तरफ ले चल रहा हूं क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये in-2 आ जाएगा और माइनस से हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये दोनों पावर आपके पास cos की पावर n, यानी अगर मैं इसको नेगेटिव में देखूं तो in हमारा वापस आ चुका है, लेकिन in के साथ कोफिशिएंट भी तो है n-1, तो ये हमारा आ चुका है n-1 in और यहां पर आपके पास cos टू द पावर n-1 रिड्यूस हुआ था, ये रहा sin x और ये रहा in। अगर मैं इसको इधर ले आता हूं, अब मेरे पास फार्मूला बन चुका है n-in sin x cos टू द पावर n-1x प्लस n-1 in-2। अब ये चीज आपके पास क्या दिखा रही है कि अगर आपने cos की किसी पावर पे आपने लिया तो वो रिड्यूस होकर के in-2, तो बाई 2 डिग्री आपके पास ये कम हो जाएगा। लेकिन कम हो जाएगा तो जैसे अगर n इवन हुआ तो इसका रिडक्शन ऐसे कम करते करते I0 तक पहुंचेगा और I0 का मतलब आप यहां पहले ऑलरेडी डिफाइन कर दीजिए, कुछ नहीं है, केवल 1 है यानी x आएगा। और अगर ये ऑड होता तो इसका जो रिडक्शन आपके पास होते होते I1 तक पहुंचता। I1 भी आप पहले से ऑलरेडी डिफाइन कर दीजिए, cos की पावर 1 यानी sin x। तो आपके पास इंटीग्रेशन, अगर एक सीक्वेंस है, रिडक्शन फार्मूला कुछ और नहीं है, एक सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस के फर्स्ट 2 टर्म्स में I0 I1 ये ऑलरेडी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये आपके पास होती है रिडक्शन फार्मूले की सीरीज। इसमें बहुत सारे बच्चे काम नहीं करे होते हैं, लेकिन कंपटीशन में अगर IIT में बात करें तो पहले से पूछी जाती रही है, लेकिन मेन में इस तरह की चीजें नहीं पूछी जाती थी
क्योंकि आमतौर पर बोर्ड लेवल में होता ही नहीं है, लेकिन एनटीए ने ठान रखी है कि वो आईटी से कम नहीं है, और कुछ कुछ क्वेश्चन में तो वो आगे भी निकल गया है। हम लोगों को भी ये बात समझ में आ गई है कि मैथ्स में मेन को अनदेखा नहीं कर सकते। अब अगर मैं इसका रिडक्शन फार्मूला लिखने जाऊंगा तो एक फार्मूला बन जाएगा, और मैं एलिमेंट्री 4-5 तो मैं कहता हूं कि आपको याद करने चाहिए, सब याद नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। तो मैं इसको लिखने जा रहा हूं, आप कोशिश करिएगा कि ये आपको याद हो जाए। यहां से मैं मिटा करके इसको एक रिडक्शन फार्मूले के तौर पर अब लिखने जा रहा हूं, और आपके सामने जितनी वर्किंग थी वो आप पूरी 2-3 बार रिपीट करके देख सकते हो। ये आपके पास दिखा रहा है कि in आपके पास n को डिवाइड करने के बाद 1/n sin x cos का ही इंटीग्रेशन है, और cos की पावर n-1 ये रिड्यूस हो गया। इसके बाद n-1 और n का रेशियो अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये इसको n-2/2 डिग्री रिड्यूस कर दे रहा है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बाय 2 डिग्री इसने रिड्यूस कर दिया है। ये आपके सामने है। अब आप इसका बेनिफिट देखिए कहां पर होता है। सबसे पहली बात, जो ऑड पावर में मैं कह रहा था, इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। ऑड पावर में आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, बाइनोमियल वगैरह भी यूज कर सकते हो, उसमें आपको बेनिफिट है उसमें भी, लेकिन छोटा सा है। इवन पावर में बहुत बड़ा बेनिफिट है। इवन पावर में जो होता है वो ये होता है कि आपको मल्टीपल एंगल में चेंज करने को कहते हैं, है ना। अब जैसे आपके पास, मैं यहां पर कॉस स्क्वायर से शुरू करता हूं, है ना। कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको करने को कहा जाता है, भैया पहले आप इसको मल्टीपल एंगल में चेंज करिए और फिर इंटीग्रेट करिए। तो जब आप इंटीग्रेट करते हैं 1 का इंटीग्रेशन x और इसका sin 2x/2 प्लस c, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन अगर हम दे दें तो ये 2 sin x cos x 2 कट जाएगा, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये आपका बाकायदा सिंपल बोर्ड लेवल का मेथड है ना। लेकिन अगर इसी चीज को मुझे रिडक्शन फार्मूले से करना होता तो 1/n, है ना, sin x cos x बाई पावर 1 कम होगी और 1/2 इधर आएगा। 1/2 के साथ अब आपके पास क्या आएगा, I0 क्या है, वो x है। ये हमारा आंसर है। अब ये देखा जाए तो 2 पावर में तो इसने आपको 2 स्टेप ऐसे ही बचा लिए। 4 पावर 6 पावर सब में इसमें स्टेप बढ़ते चले जाएंगे, ये एक ही स्टेप में होगा, लेकिन एक ही स्टेप में फोल्ड होंगे कुछ, क्योंकि पावर 2/2 रिड्यूस होते हुए जब तक I0 तक नहीं पहुंचेगी बात खत्म नहीं होगी। तो इसको आप एक बार देख लीजिए। मैं अभी cos की पावर 6 को करने जा रहा हूं, और cos की पावर 6 आप देखेंगे कैसे एक लाइन में हो जाती है। इसको मैं मिटा रहा हूं। cos टू द पावर 6, लो भाई एक लाइन में इसका मेथड 1/6। मैं उधर नहीं देख रहा हूं रिडक्शन फार्मूले की तरफ, मैं अपने दिमाग में इसको रखे हूं 5/6, है ना। 5/6 के बाद अब मुझे पता ये 4 हो चुका है, लो भाई 1/4, फिर sin x cos की पावर 3, अब आया 3/4। अब मुझे क्या पता है, ये हो चुका है I2 का मतलब फिर से 1/2 और फिर क्या sin x cos x 1/2। अब क्या बचा होगा I0 यानी x। अब इसको मिडिल ब्रैकेट कर दो, ये बिग ब्रैकेट, काम खत्म। आपने केवल और केवल एक लाइन में इसका इंटीग्रेशन कर दिया। ब्रैकेट हटा करके आप कोएफिशिएंट अगर लिखना चाहते हैं तो दूसरा स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, 1/6 sin x cos टू द पावर 5x, और ये 5/24, ये sin x cos क्यूब x, और फिर यहां पर 3 और ये 6 आपका 2,
5/8, 8 और ये 2 16, sin x cos x, और ये आपके पास कितना हो गया था 5/8, ये भी आपका 5/16 x प्लस सी। अब ये आंसर इतनी जल्दी आपके पास या एक लाइन में आपने ऐसे ही नहीं लिख लिया, आपने रिडक्शन फार्मूला क्रिएट किया और आपने उसमें आपको जो 2-3 लाइन लगेंगी, लेकिन अगर आपको पता चल रहा है नहीं उससे बढ़िया है कि आप नॉर्मली कर ली तो नॉर्मल कर लीजिएगा। लेकिन ये आप जान लीजिए कि अगर बड़ी पावर है और खास तौर पर रिडक्शन फार्मूला जहां पर अप्रोप्रिएटली वर्क कर रहा है, फिर वहां कोई और वर्क नहीं करेगा। तो आपको आज मैं लग नहीं रहा होगा कि वाइंड अप कर दिया या मैंने एंड कर दिया या कंक्लूड कर दिया, हो भी नहीं सकता कंक्लूजन इस तरह से। लेकिन ये आपको डेफिनेट इंटीग्रल तक काम करता है, फिर डेफिनेट में आपके पास और भी स्पेशल बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इनडेफिनेट कंप्लीट किए बिना कोई भी डेफिनेट में एंट्री नहीं करेगा। अगर कोई कर रहा है तो भाई मेरी वार्निंग है, उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इनडेफिनेट को पूरी तरह माथापच्ची कर लो, हर फॉर्म को माथापच्ची कर लो, आप पाओगे एक बार आप इससे निकल गए तो डेफिनेट में आपके पास सबसे ज्यादा आईटी में क्वेश्चन आपके पास आते हैं और उसमें एओडी वगैरह सब मिक्स कर देते हैं, फंक्शन वगैरह सब मिक्स कर देते हैं। आपके लिए इनडेफिनेट कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। ज्यादातर लोग जहां पर मुझसे बात करते हैं इनडेफिनेट में समझ में नहीं आता, बहुत सारे फॉर्म्स हैं, हर फॉर्म में लॉजिक है, हर फॉर्म में आपका पैटर्न है। अगर आप उन पैटर्न पर काम करोगे थोड़ा बोरियत होती है क्योंकि एंटी डेरिवेटिव है, लेकिन अगर आप उस बोरियत पर काबू पाके इसको क्रॉस कर लेते हो तो आपको डेफिनेट में भी कॉन्फिडेंस आएगा और एक अलग लेवल पर आप अपनी रैंक को निकाल कर ले जाओगे। जैसा भी आप चाहो, वैसे कैलकुलस में ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोग हाथ लगाना पसंद नहीं करते, इंडेफिनिट इंटीग्रल भी उसमें से है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का भी वही हाल है। तो इसलिए मैंने ये लेक्चर आपको सबसे पहले दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको मेंस के लिए फुल रिवीजन का वर्क दूं, या हो सकेगा तो मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरफ आऊंगा, लेकिन मैं टॉपिक के बजाय सोच रहा हूं कि जो लोग पूरी तरह से तैयार कर चुके हैं उनके लिए वीडियो लेक्चर बनाया जाए। जिनकी तैयारी पूरी है और वो थोड़ी सी ऐसी चीजों में अटकते हैं जो थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है, तो उनके रैंक बहुत इंप्रूव हो सकती है। लेकिन अगर जो लोग कोई पर्टिकुलर चैप्टर ही पूरा पढ़ना चाहते हैं वो अपना बोल सकते हैं। जो भी व्यूअर्स हमारे होंगे वो मेरे स्टूडेंट हो चाहे ना हो, लेकिन अगर किसी को लगता है नहीं वो चैप्टर पढ़ाया जाना चाहिए या कोई टॉपिक, तो मैं उसको आपके रिवीजन के लिए जरूर एक सीरीज बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।